नमस्कार साथियों। कहा तो ये जाता है कि हम इंसान इस धरती के बहुत विकसित बुद्धि के जीव हैं और सबसे समझदार इंसान अगर सबसे समझदार जीवों में और विकसित बुद्धि के जीवों में किसी की गिनती होती है तो वो हम इंसान ही हैं। क्योंकि हम चीज़ों को समझ सकते हैं और सोच समझकर कोई निर्णय ले सकते हैं और अपने जीवन को बदल सकते हैं। यही सब कारण होंगे जिसकी वजह से हमें कहा जाता है कि हम सबसे विकसित बुद्धि के जीवों में से एक हैं, इंसान। लेकिन जब बात आती है इस पृथ्वी को बचाने की, पर्यावरण को बचाने की और अपने द्वारा समर्पण भाव की, या यूं कहे कि हमें कुछ त्याग देना है, या फिर श्रीमद् भगवत गीता के अनुसार त्यागना ही हमारे जीवन का लक्ष्य होना चाहिए, या फिर त्याग सबसे बड़ी चीज होती है। जैसे श्री राम जी ने एक क्षण में ही सब कुछ, अपना राज्य वैभव सब त्याग दिया था। अगर हम इस तरह की कोई बात करें तो वहाँ मानव की बुद्धि विकसित ना होकर के एकदम विक्षिप्त हो जाती है। मतलब एकदम यूं कहें कि इंसान की बुद्धि काम ही नहीं करती है। कुल मिलाकर के क्या फायदा, क्या मतलब इतना समझदार होने का और कहलाने का कि इस इंसान नाम के जीव में लालसा खत्म नहीं हो रही है, बेईमानी खत्म नहीं हो रही है, कामना खत्म नहीं हो रही है, लगातार दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। वैश्विक तापमान 2 डिग्री के पार पहुंचा दिया है। 2 डिग्री के आसपास चल रहे हम। हम्म हमने हमारी कामनाओं के आवेश में आकर के इस पृथ्वी को बर्बाद कर डाला, बिल्कुल खा डाला है। और हम समझदार होने का ताज आज भी अपने सर पर लिए हुए बैठे हैं कि हम समझदार प्रजाति के जीव हैं। इतने बेशर्म है। धरती खा डाली, उसके बावजूद भी ये कह रहे हैं कि हम समझदार हैं। मैं तो ये कहता हूँ कि अगर इतना ही बुद्धिमान होता अगर इंसान, तो क्लाइमेट चेंज जैसा मुद्दा हमें आज देखने को क्यों मिलता। इससे तो यही साबित होता है ना कि इंसान समझदार नहीं है। ज़्यादा समझाने की कोशिश तो मैं करूँगा भी नहीं, सीधा सा यही समझ में आता है। अगर इंसान समझदार होता तो हमारा पर्यावरण आज बर्बाद नहीं होता, हमारा पर्यावरण आज साफ स्वच्छ सुथरा हुआ होता। और इंसानों पर आज, जानवरों पर आज जिस प्रकार से इंसान बर्बरता कर रहा है, उन जानवरों के प्रति सद्भावना होती, प्रेम होता, उन्हें जीव मान करके उनके साथ सम्मिलित रूप से रहता। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कह रहा हूँ कि इंसान, समझदार इंसान इस धरती पर है ही नहीं, है। लेकिन 800 करोड़ जैसे जनसंख्या है इस पृथ्वी पर, तो उसमें से परसेंटेज वाइज के हिसाब से अगर देखें तो 80-90% लोग तो
पृथ्वी का दोहन करने में ही लगे हुए हैं, क्योंकि उन्हें अपनी कामना बहुत ज़्यादा बड़ी दिखाई देती है पृथ्वी के अस्तित्व के सामने। और यही कारण है कि वे क्लाइमेट चेंज जैसे मुद्दे को नज़रअंदाज करके अपनी जेबें भरने में लगे हुए हैं। और दूसरी तरफ अगर बात करें कि प्रकृति प्रेमी कौन है, तो जानवर हमसे कहीं ज़्यादा समझदार है पर्यावरण संरक्षण के मामले में, क्योंकि जानवर अपना सर्वस्व न्यौछावर करके भी इंसानों की मांस खाने की जो लालसा है उसको पूरा कर देता है। प्रकृति के साथ में मिलकर, प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर, तालमेल बनाकर रहता है और प्रकृति का इंसानों जितना दोहन नहीं करता है। तो अगर प्रकृति संरक्षण के लिहाज से देखा जाए तो जानवर इंसान से बहुत उच्च कोटि का आज साबित होता है। फिर भी हम इंसानों ने जानवरों के प्रति आज इतनी हिंसा अपनाई हुई है कि आज हम अपनी जनसंख्या बढ़ाए जा रहे हैं। आईपीसीसी की रिपोर्ट के अनुसार मानवीय बढ़ती जनसंख्या क्लाइमेट चेंज के लिए जिम्मेदार है और हम अपनी ही जनसंख्या बढ़ाए जा रहे हैं और हमारी ही गतिविधियां इस पृथ्वी को लगातार लगातार गर्म किए जा रही हैं और ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन मानवीय गतिविधियों के कारण ही होता जा रहा है। हम इंसान हर सेकेंड, इंसानी जीव या कहें कि एक इंसान का बच्चा इस पृथ्वी पर हर सेकेंड में 4 से 6 बच्चे पैदा हो रहे हैं इस धरती पर, हमारी कामनाओं की बदौलत। और दूसरी तरफ अगर जानवरों की संख्या या जानवरों की जन्म दर का हम पता लगाएं तो हम देखते हैं कि जानवरों की जन्म दर पूरी तरह से इंसानों के हाथ में है। इंसानों के हाथ में कैसे है? क्योंकि इंसानों को एक स्वाद लगा हुआ है जानवरों के मांस खाने का, और स्वाद के लिए ही उनका जो दुग्ध उत्पादन होता है, उस दूध को पीने के लिए, मांस को खाने के लिए, इन सब चीज़ों के लिए इंसानों ने जानवरों की जनसंख्या को अपने नियंत्रण में ले लिया है। वो अपने हिसाब से जानवरों को पैदा करवाता है, उनको मारता है, खाता है, सारे काम करता है। आप इस स्क्रीनशॉट में देखते जाइएगा, पिछला वाला स्क्रीनशॉट था इंसानों के जन्म दर का और ये स्क्रीनशॉट है इंसानों द्वारा जानवरों के जन्म दर पर नियंत्रण का। तो इसमें आप देख सकते हो कि ना के बराबर प्राकृतिक तौर से पैदा होने वाले जानवरों की संख्या इसमें दिखाई गई है। और ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि हम इंसानों द्वारा जानवरों का मांस खाया जा सके और दूध निकाला जा सके और दूध की जो लालसा है वो पूरी की जा सके। आप इस फोटोग्राफ्स में देख कर के भी पता लगा सकते हो कि दूध और मांस का किस प्रकार का साथ है। इसी प्रकार से एक जानवर को पैदा किया जाता है सिर्फ दूध के लिए, और जब वो दूध देना बंद कर देता है तो उसे मारकर इंसानों द्वारा खा लिया जाता है। एक तरफ आपको दिख रहा होगा दूध निकलता होगा, दूसरी तरफ मांस निकलता होगा उसी जानवर का। यह है आज की सच्चाई। जानवरों को सिर्फ इसीलिए पैदा किया जाता है और कोई इंसान की मंशा नहीं है। और ये चीजें प्रकृति
प्राकृतिक नज़रिए से अगर देखें तो बहुत घातक सिद्ध होती है, क्योंकि एक जानवर हमें पता ही है कितना अनाज खाता है दूध उत्पादन के लिए और उसको बड़ा करने के लिए। मैंने अपनी पिछली वीडियो में ये सब चीज़ें बता रखी हैं कि जानवरों को पैदा किया जाता है, उन्हें बड़ा किया जाता है, बड़ा करने के लिए उन्हें अनाज खिलाया जाता है, अनाज खिलाने के लिए जंगलों को काटा जाता है, जंगलों को कटेंगे तो पेड़ कटेंगे, उनको खेत बनाएंगे, फिर उनसे ऑक्सीजन की मात्रा वायुमंडल में कम होगी, पेड़ों में कम होने से गर्मी बढ़ेगी, बहुत सारे नुकसान इस तरह से हम देख सकते हैं। सिर्फ मांस खाने की हमारी लालसा के कारण, दूध पीने की हमारी लालसा के कारण ये सारी चीज़ें हम इंसानों को भोगना पड़ेगी। और साथ में क्लाइमेट चेंज जैसे प्राकृतिक आपदा को भी हमें झेलना पड़ेगा। तो ये चीज़ें हैं जो हमें नहीं करना है, और कर रहे हैं तो इन्हें बंद करना है। अपनी ज़बान की स्वाद के खातिर हम जानवरों को इतना प्रताड़ित करते हैं और उनकी जान तक ले लेते हैं। अपने इस्तेमाल के लिए हम जानवरों को बहुत प्रताड़ित करते हैं। ये बताने के लिए मैंने एक स्लॉटर हाउस का वीडियो अपलोड किया था, लेकिन मुझे उसे हटाना पड़ा क्योंकि उस पर कॉपीराइट क्लेम हो रहा था, इसलिए। लेकिन मैं बता देता हूँ उसमें जानवरों के हाव भाव कैसे थे। उसमें ये दिखाया गया था कि जब गाय को अंदर लेके आ रहे थे तो उसकी बड़ी बड़ी सी आंखें हो रही थी और वो सोच रही थी कि कब इस कत्ल खाने से बाहर चले जाओ। इसी तरह से भैंस का रिएक्शन भी था, इसी तरह से भेड़ बकरियों का भी था और इसी तरह से सूअर का भी था। तो जब उन्हें अंदर लाया जा रहा था, वो जैसे ही अंदर उस स्लॉटर हाउस में उन्होंने पैर रखा तो उन्हें ब्लड की दुर्गंध, खून की दुर्गंध सी आई होगी और वो उल्टे पैर भागने की कोशिश कर रहे थे वहां से। सूअर उल्टे पैर भागने की कोशिश कर रहा था देखता हुआ, उसके बाल सब उखाड़ रखे थे, बिल्कुल चिकना बना रखा था उसे, मतलब काटने को तैयार ही था बस वो। और इन सब रिएक्शन पर उसमें सब में ऊपर लिखा हुआ था, मानो वीडियो बनाने वाला ये बता रहा हो कि जानवर क्या कहना चाहते हैं। उसमें लिखा था कि जानवर के हर रिएक्शन पर, उनके हर डर पे ये लिखा हुआ था कि हमने आपका क्या बिगाड़ा है, आप हमारे प्रति इतने हिंसक क्यों हैं, आपने जैसा कहा हमने वैसा ही हमेशा किया है, फिर भी आप हमारे जान के दुश्मन क्यों हो, और हमारे प्रति इतनी हिंसा क्यों है आपके मन में। और हर जानवर के रिएक्शन के पीछे इसी तरह की दर्द भरे सेंटेंस लिखे हुए आ रहे थे उस वीडियो के अंदर। और आप में से किसी ने देखा हो अगर स्लॉटर हाउस तो कोई बात ही नहीं, मैंने तो नहीं देखा, बस मैंने वीडियो में देखा था और उनका डर दिखाने के लिए मैंने, कि वो किस प्रकार से डरते हैं स्लॉटर हाउस में अपनी जान के लिए, ये दिखाने को मैंने ये चीज़ अपलोड की थी। लेकिन
कॉपीराइट क्लेम किया जा रहा था तो मुझे हटाना पड़ा। तो जो बता रहा हूँ आप उस चीज़ से ही अगर समझ गए हों तो बहुत अच्छी बात है। उस वीडियो का सिर्फ एक फ़ोटो ले पाया था मैं। आप इस फ़ोटो को ही देख लो और आप समझ जाओ कि किस तरह से जानवर भी डरते हैं अपनी जान गंवाने से। उनमें तो इतनी बुद्धि होती नहीं है, हम में बुद्धि होती है तो हम समझे इस चीज़ को। आप इनकी आंखों में एक डर देख सकते हो कि किस प्रकार से खौफ में जीते हैं वो स्लॉटर हाउस में, और किस तरह से उनकी निर्दयी तरीके से हत्या कर दी जाती है। इसलिए सिर्फ हमारी मांस खाने की आदत, लालसा और दूध पीने की लालसा के कारण, जो पर्यावरण के लिहाज से बिल्कुल भी सही नहीं है। पेड़ काटना तो गलत बात है ही सही पर्यावरण के लिए, लेकिन जो हमारे महासागर हैं जहाँ पे मैनग्रोव के वन पाए जाते हैं, उनकी लकड़ियों, उन वनों को भी इंसानों द्वारा काटा जा रहा है। उन लकड़ियों से फर्नीचर, दरवाजे वगैरह कई तरह की चीज़ें बनाई जाती है, इसलिए मैनग्रोव के वनों का भी विनाश किया जा रहा है। आप इस वीडियो में देख सकते हो। सर आपको मालूम हो जाएगा कि हम मूर्ख इंसान कितनी बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि हमने बहुत से मैनग्रोव के जंगलों को काट डाला, जो कि सुनामी की ताकत को कम करके नेचुरल सीड का काम करते हैं, जिससे बहुत से इंसानों के घर और जिंदगी बसती है। उदाहरण के लिए 2004 में भयंकर सुनामी आई थी, लेकिन इंडोनेशिया के एक विलेज ऐसी बेसर के आगे मैनग्रोव फॉरेस्ट होने की वजह से डैमेज बहुत ज्यादा कम हुआ, और मैनग्रोव फॉरेस्ट कार्बन सिंक का भी काम करते हैं। लेकिन इतना कुछ मालूम होने के बाद भी हम हर साल 21,000 हेक्टेयर मैनग्रोव फॉरेस्ट काट देते हैं। तो ये इन वनों का काम क्या है कि ये समुद्र से उठने वाली बड़ी बड़ी लहरों को डायरेक्ट जमीन पर आने से रोकती हैं, उनके प्रभाव को कम करती है और मिट्टी मिट्टी के कटाव को कम करती हैं और समुद्र के एरियो को बढ़ने से रोकती हैं। लेकिन इंसानों का लालच इतने हाई लेवल पर है आज के ये सारी चीजें दिखाई नहीं देती है। इसे सिर्फ बर्बादी के सिवा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है हम इंसानों को। इंसानी आबादी बढ़ने के साथ ही प्राकृतिक संसाधनों का दोहन होता है, और उस दोहन के कारण ही ग्रीन हाउस गैसें उत्पन्न होती हैं, और उन ग्रीन हाउस गैसों के उत्पन्न होने से हमारे जो इस ग्रह पर जगह जगह जहाँ पर भी बर्फ की उपलब्धता पाई जाती है, जैसे अंटार्कटिका, वहाँ की बर्फ लगातार साल दर साल पिघल रही है। अभी हाल ही में उत्तराखंड में एक बर्फ का पहाड़ टूट गया है जहाँ पर बहुत से लोग दब गए हैं। ये सारी चीजें इंसानी गतिविधियों के कारण बढ़ती ही जा रही है। आप हम लोग ये जानते हैं कि जलवायु परिवर्तन हम इंसानों के लिए बहुत घातक सिद्ध होगा। हम अगर अपनी बढ़ती जनसंख्या पर नियंत्रण नहीं कर सकते तो हम जलवायु परिवर्तन को भी नहीं रोक सकते। हम अगर जानवरों की संख्या को नियंत्रित करके अपना फायदा देख सकते हैं, अपनी लालसाओं को, अपनी कामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं, तो हम स्वयं की जनसंख्या पर नियंत्रण करके भी अपना हित क्यों नहीं सोचते। आप देखो, अगर इंसानी गतिविधियों के कारण अंटार्कटिका कितना बड़ा एरिया है, आप समझो 5
भारत एक साइड रख दो इधर साइड, और एक अंटार्कटिका इधर साइड रख दो। इतना बड़ा एक अंटार्कटिका है, अगर वो पूरा पिघल जाता है तो आप इस वीडियो में देखो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है अगर अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट पे मौजूद सारी बर्फ पिघल जाए तो क्या होगा? दरअसल अंटार्कटिका कॉन्टिनेंट 30 मिलियन किलोमीटर क्यूब आइस से बनी है। ये इतनी ज्यादा है कि अगर अंटार्कटिका की सारी बर्फ पिघल गई तो सी लेवल 230 फीट तक बढ़ जाएगा और हर एक देश में लगभग 70 फीट तक सुनामी आ जाएगी, जिसकी वजह से पूरी दुनिया पानी में डूब जाएगी। हर एक साल में अंटार्कटिका से 150 बिलियन टन बर्फ पिघल रही है। ऐसा ज्यादातर पोल्यूशन और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हो रहा है। अगर हालात ऐसे ही बने रहे तो आगे आने वाले 100 सालों में अंटार्कटिका पूरी तरीके से पिघल जाएगा और ज्यादातर समतल एरिया धीरे धीरे पानी में समा जाएगा। तो इतना नुकसान होने के बावजूद भी हम समझना ही नहीं चाहते कि हम किस लेवल पर पृथ्वी का नुकसान करने को आतुर हैं। हम किए जा रहे हैं बस नुकसान पे नुकसान। तो ये सारी चीजें अगर पृथ्वी पर हो रही है तो ये किसके लिए हो रही है? ये हम इंसानों के लिए ही हो रही है ना। ये कोई जानवर तो इसका उपयोग करते नहीं है, गाड़ियां जानवर तो चलाते नहीं है, पेट्रोल का उपयोग जानवर तो करता नहीं है, डीजल का उपयोग जानवर नहीं करता, और ना ही और किसी गतिविधियों में जिससे प्राकृतिक संतुलन बिगड़े वो जानवर करता है। तो हम इतनी सारी चीजें कर रहे हैं पृथ्वी को बर्बाद करने के लिए, तो हम सिद्ध कर रहे हैं खुद को कि हम इस पृथ्वी के सबसे समझदार जीवों में नहीं आते हैं। इसे इंसान की लालसा, कामना और स्वार्थ सिद्धि नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे। सीधी सी बात है, अगर पृथ्वी पर क्लाइमेट चेंज को रोकना है तो क्लाइमेट चेंज रोकने के लिए इंसानों की बढ़ती जनसंख्या रुकनी चाहिए। अब इस धरती पर इंसानों का पैदा होना कम होना चाहिए। हम समझदार हैं इंसान, तो आप खुद ये सोच सकते हो कि आज हमें रिन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा की आवश्यकता आज क्यों पड़ रही है? क्योंकि हमने अपने कामनाओं के आवेश में आकर प्राकृतिक संसाधनों को बिल्कुल नष्ट कर दिया है। डीजल, पेट्रोल जैसे प्राकृतिक संसाधन, जीवाश्म ईंधन हमने इस्तेमाल कर करके बिल्कुल खत्म करने के कगार पर आ गए हैं, जो एक सीमित संसाधन है। पेट्रोल, डीजल कोई ऐसा नहीं है पानी जैसा कि गड्ढा खोदा और निकाला। वो एक करते हैं ऐसा, लेकिन वो एक सीमित संसाधन है, वो एक दिन खत्म हो जाएंगे। इसलिए आज हम नवीकरणीय ऊर्जा को अपना रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल और सोलर ऊर्जा, तरह तरह की चीजें। लेकिन हम आज ईवी गाड़ी का ही एग्जांपल लेते हैं। अगर हम आज ईवी गाड़ी बना रहे हैं एक, तो उस ईवी गाड़ी को बनाने में भी एक जो डीजल पेट्रोल की गाड़ी होती है, जितना वो अपने एक्सपायरी डेट तक एक CO2 उत्सर्जन करती है, एक ईवी गाड़ी को बनाने में ही वो अपना इतना योगदान दे चुकी होती है CO2 उत्सर्जन करने में। एक बैटरी बनाने में उसका उत्सर्जन हो चुका होता है। थोड़ा कम ही करती है पेट्रोल डीजल गाड़ी से, लेकिन अगर हम इसी को पकड़कर चले कि कम उत्सर्जन करती है, तो उसका उपभोग और उसका उपयोग भी तो बढ़ती जनसंख्या के कारण बढ़ता ही जा रहा है। हम ये सोचते हैं कि हम थोड़ा कम उपयोग करेंगे ऐसी गाड़ी बना करके कि जो थोड़ा कम CO2 उत्सर्जन करेगी, लेकिन ये इस सोच के साथ में और जनसंख्या है जो वो भी फिर इसका इस्तेमाल 4 गुना 10 गुना बढ़ा देगी, तो CO2 उत्सर्जन पेट्रोल डीजल गाड़ी की तुलना में भी बहुत ज्यादा बढ़ गया होगा। ये चीजें कौन देखेगा? ये भी तो हमें देखना है ना। तो ये सारी चीजें हैं कि इंसान
सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा। इंसान को सुधरना है आज तो उसे सही शिक्षा की ओर अग्रसर होना पड़ेगा। सही शिक्षा श्रीमद् भगवत गीता से मिलेगी। इसको पढ़ो, पढ़ाओ और क्लाइमेट चेंज को भगाओ। एकमात्र रास्ता यही है, ताकि तो जो आज तक अपनी विकसित बुद्धि के इस्तेमाल कर करके जो दिमाग आज तक लगाते आए हैं, उससे तो परिणाम हमेशा उल्टा ही निकला है और क्लाइमेट चेंज खड़ा हुआ है। अब थोड़ा इसको भी पढ़ लो, श्रीमद् भगवत गीता को। ये सिर्फ एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये जीवन है। अगर अपने जीवन को अच्छा बनाना चाहते हो तो इसे पढ़ो, वरना नर्क तो बना करके बैठे ही हुए हो। ठीक है, जय श्री कृष्ण।